हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप सेट नंबर 1 2 3 4 5 और 6 नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए। ठीक है, धीरज सेट एकेडमी यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से जाके आप सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेट नंबर 7। अब बहुत ही कम सेट बचा हुआ है, मात्र यहाँ 7 खत्म होने के बाद मात्र आपका 5 सेट और बचा हुआ है। ठीक है, और उम्मीद कीजिए कि अब जो है आपका स्कोर जो है ना कम से कम तो 25 प्लस होना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में आइएगा। ठीक है, देखिए कहने का क्या मतलब है मेरा। देखिए कहने का मतलब है कि हम लोग समझिए कि 12 सेट में से 6 सेट खत्म कर दिए हैं, तो जो भी था आपका मतलब थोड़ा अगर कम नंबर आ रहा होगा, लेकिन अब जो हम लोग आधा सेट खत्म कर दिया, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो अब आपका 75 प्लस नंबर आना चाहिए। ठीक है, कम से कम तो 75 प्लस अगर नंबर आ रहा है तब समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार का कटअप जो है ना ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि सेटिंग फेटिंग तो होने वाला नहीं है। उस बार इतना सेटिंग हुआ था टीयर 1 टीयर 2 में, तब जाके ना इतना कटअप हाई गया था, धांधली इतना हुआ था तब जाके। तो इस बार धांधली होने वाला नहीं है, तो आप बिंदास पढ़िए। अगर आप 70 प्लस भी लाते हैं, ठीक है, 70 प्लस भी लाता है, तो आप सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। अगर सेटिंग होता है बचान से होना, मेरे ख्याल से तो होना मुश्किल है। ठीक है, अगर हो जाता है ना तब शायद कटअप हाई जाएगा, अगर नहीं होता है तो 75 या 70 प्लस रहता है तो आप सेफ जोन में कह सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सेट पूरा का पूरा 150 नंबर। देखिए हम जब आप लोग को 150 नंबर भेज रहे हैं, पहले ही टेलीग्राम पे जाइए, इस सेट को हम पहले भेज चुके हैं कल रात में ही आपको 8 बजे। तो क्यों नहीं आप इसको पूरा का पूरा 150 नंबर बनाते हैं? क्या दिक्कत क्या है बनाने में? क्या आपके पास टाइम नहीं है? कितना मुश्किल से 1 घंटा भी समय नहीं लगेगा 150 क्वेश्चन बनाने में। 40 नंबर हिस्ट्री, 40 नंबर ज्योग्राफी या 40 नंबर जो भी आपका उधर, अरे 1.5 घंटा मतलब 24 घंटा में 1.5 घंटा आप निकाल नहीं सकते हैं एक सेट बनाने के लिए। आपको पीडीएफ भी हम दे दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, फिर भी आपसे नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ वीडियो देख लेते होंगे तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जब तक आप खुद से अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेट नहीं बनाएंगे ना, तब तक सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर का वीडियो हम देख लेते हैं 2 बार 3 बार तो हो जाएगा। एक बार खुद से सेट बनाइए और देखिए कि आपका नंबर स्कोर कहाँ जा रहा है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है ना। आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना सेट मारना शुरू कीजिए। तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं कि पूरा सेट नहीं मार रहे हैं, अब पूरा मारना है। 150 नंबर का 150 नंबर का आपको सेट मारना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, वैसे बहुत लोग हैं जो अपना स्कोर बताते हैं। ठीक है, तो सब बहुत बढ़िया है, किसी किसी का 80 प्लस भी आता है, किसी का 70 प्लस भी रहता है, किसी का कम है। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए कि बार बार मतलब वीडियो को देखें, पढ़े और सेट में नंबर ज़्यादा लाना है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय हम आपको बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे इतिहास से। ठीक है, हम लोग का जो वीडियो शुरू होगा वो हिस्ट्री से शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और इसे एक दूसरे पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम आप लोग के लिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा अपने दोस्त मित्र के पास ग्रुप में कहीं भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है इनाम गाँव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करना है। ठीक है, तो क्या पहचान करना, देखिए कहता है इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो याद रखिए इनाम गांव जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से क्या है, तो यह एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ये भी सही है। यह उत्तर हड़प्पा स्थल है, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों का तीनों पॉइंट इसमें क्या है, सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या बोल रहा है, तो देखिए बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है। ठीक है, तो बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ, ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं। 73 में क्या है, आइए 73 बोल रहा है कि सही तथ्य को आपको अथी करना है। आइए देखते हैं क्या कहता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त है, तो बिल्कुल सही बात है। मुद्रा राक्षस पुस्तक में मौर्य इतिहास से संबंधित है, तो ये भी पूरा सही है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। देवी चंद्रगुप्त पुस्तक गुप्त काल से संबंधित है, तो जी बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 चारों का चारों पॉइंट जो है इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 74 क्यों चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। कौन सा नाम दिया था? ठीक है, तो पालीब्रोथा नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेगास्थनीज का जो पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? इंडिका। याद रखिए, यह हमेशा पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं। 75 में क्या है, आइए देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी निम्न में से थी, तो कौन सी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का? तो ये हो जाएगा आपका उज्जैनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्यों चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1545 ईस्वी में शेरशाह निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था। तो 1545 में शेरशाह कौन सा युद्ध लड़ा था? तो याद रखिएगा, कालिंजर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 में क्या है, आइए। दक्षिण भारत में मदुरई सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था? ठीक है, तो किस शासक के काल में हुआ था? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 78 में क्या है, आइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके पास दासों की संख्या जो थी सबसे अधिक थी? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के पास दासों की संख्या क्या थी? बहुत अधिक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को चलते हैं। क्या है, कहा जा रहा है कि सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चचनामा के रचयिता निम्न में से कौन है। तो चचनामा के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर अली अहमद। ठीक है, लिख लीजिएगा, चचनामा के लेखक कौन थे? तो अली अहमद। अली अहमद आपका चचनामा के लेखक थे। ठीक है, रचयिता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के चलते हैं। 80 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था? तो याद रखिए, ये सुबुक्तगिन था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुबुक्तगिन कौन था? आपको पता होगा, महमूद गजनी का पिता। ये महमूद गजनी का ये कौन थे? तो पिता थे। ये मोहम्मद गजनी जो है, गजनी का पिता कौन थे? सुबुक्तगिन थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को चलते हैं। 81 में क्या है, देखिए। कहा जा रहा है 81 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या था। तो मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसमें आपका नहीं दिया उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए। देखिए, मौर्य काल में राजा जिस प्रक्रिया से उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करते थे उसे हम उपधा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उपधा परीक्षण किसे कहते हैं? तो मौर्य काल में पूछ रहा ना, तो मौर्य काल में राजा जिस प्रक्रिया से, ठीक है, उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करता था उसे ही हम उपधा परीक्षण कहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या कहता है, चलिए। कह रहा है कि गुप्त प्रशासन में महाबलाधिकृत पद निम्न में से क्या था। ठीक है, तो ये क्या था? तो ये याद रखिए, ये सेना प्रमुख होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। 83 में क्या है, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म का अनुयायी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी था? तो याद रखिए, वो जैन धर्म का था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार का भी पूछेगा कि बिंदुसार जो था वो किस धर्म का अनुयायी था। तो याद रखिए, आजीवक धर्म का। ठीक है, आजीवक संप्रदाय धर्म का आपका बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार का जो बेटा हुआ कौन? अशोक। अशोक जो था वो किस धर्म को मानता था? तो अशोक जो था वो आपका बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ याद रखिए, देखिए इतिहास यही है, इतिहास में जब तक आप किसी के पापा का नाम याद नहीं रखें तो फिर आप इतिहास जाने कहाँ। इतिहास तो यही कहता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? तो बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? तो बिंदुसार इसके बेटा का नाम था। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार का जो बेटा हुआ तो इसका बेटा का नाम क्या था? अशोक था। ठीक है, बिंदुसार का बेटा का नाम क्या था? अशोक था। तो बताइए अशोक जो हुआ, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? पोता हुआ ना। उसी प्रकार से बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अंतिम समय में किस धर्म को मानते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को माने। अब इसका जो बेटा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ बिंदुसार, वो किस धर्म को माना? तो आजीवक धर्म या आजीवक संप्रदाय धर्म को माने। लेकिन अशोक जो था, अशोक किस धर्म को मानता था? वो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के चलते हैं। 84 में क्या है, आइए देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाले, ठीक है, निम्नलिखित वंशों में से सबसे पहले किसका शासन रहा था, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा तोमर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तोमर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए, ये तोमर जो था ना, दिल्ली पर शासन करने वाले, ठीक है, वंशों में सबसे पहले अगर दिल्ली पर कोई शासन किया था वो तोमर वंश किया था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को चलते हैं। चलिए 85 पे क्या बता है कि गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था, तो गज ए सिकंदरी जो था ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था, तो सिकंदर लोदी ने ये प्रस्तुत किए थे, ठीक है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 में क्या है, आइए, बोलता है कि गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम VVI, इसको एकदम कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो याद रखिए वो आपका तीसरे मंडल में हो जाएगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन मंडल में है, तीसरे मंडल में है। अब गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, ये किस देवता के लिए गाया गया था, तो सावित्री के लिए, ठीक है, ये देवी सावित्री के लिए गाया जाता है। चलिए, आपको पता होगा कि वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक मिनट, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और एक लास्ट आपका बचेगा, भूल रहा थोड़ा सा, क्या नाम था उसका, चलिए ठीक है, एक बार लाइन से सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले था ऋग्वेद, ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद आया था सामवेद, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता था, इसके बाद आया था अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो भी आप भूत हो गया, जादू टोना, मारपीट, चोरी चपाटी, जो भी होता था ये सब आपका अथर्ववेद होता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि समय का अभाव रहता है, ठीक है। देखिए, आपका BPSC TRE 1 की अगर हम बात करें, एक मिनट, TRE 1 की बात करें, ठीक है, TRE 1 की 1 में क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद से, ठीक है, कि ऋग्वेद में, ठीक है, सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 1028 आपका सूक्त है। अच्छा, अगर इसी में पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, तो ऋचाएँ 10,000, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको हम बता देते हैं 10,462, यहाँ लिख देते हैं 10,462, ये क्या क्या है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ये हमेशा पूछ लिया जाता है, इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद से, ठीक है, तो ऋग्वेद में याद रखिएगा ऋग्वेद का 9वें मंडल में किस देवता का समर्पित किया गया, 9वें मंडल में कौन सा देवता का है, याद रखिए सोम देवता का, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता के बारे में बताया गया, तो सोम देवता के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए, यहाँ से इतना काफ़ी है। अब ऋग्वेद के रचयिता पूछता है तो कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र, ठीक है। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, तो विश्वामित्र इसके रचयिता थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते चलिएगा। चलिए, और भी है कुछ, लेकिन पॉइंट ऐसा कुछ ये भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ आएगा तो अगला मतलब कि कोई भी पॉइंट होगा इसके बारे में बता दिया जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर एक क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेज के हाथ कब हुई थी, ठीक है। बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी जो थी अंग्रेज के हाथ कब हुआ था, तो याद रखिएगा, तो मार्च 1900 में बिरसा का अंतिम गिरफ्तारी हुआ, जब वो जंगल में सो रहे थे ना, ठीक है, वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया था। थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा को मार्च में बोला जाता, तो 3 मार्च को इनकी गिरफ्तारी कब हुआ था, तो 3 मार्च को हुआ था, ठीक है। और इनको जेल में रखा गया था, और सुनने में आया था कि जब जेल में 9 जून 1900 को, ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है, 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु का कारण क्या था, ठीक है। तो हम लोग जो आपका किताब बोलता है उसके अनुसार, ठीक है, उनको पेचिस रोग हो चुका था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन और सुनने में आता है कि अधिकांश लोगों का यह मानना है कि ब्रिटिश शासन ने जेल में ही बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया था। मतलब ऐसे सुनने में आता है, जब आपको कुछ ज़्यादा जानिएगा, अंदर जाकर पढ़िएगा, तो ऐसा सुनने में आता है कि उसको जेल में ही कुछ देकर उसे मार दिया गया था, ठीक है। खैर छोड़िए, उतना अंदर हम लोग को अभी नहीं चलना है। चलिए अगला पॉइंट को चलते हैं। याद रखिए, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 9 जून 1900 को, ठीक है। चलिए, आज कभी कभी पूछ लेता है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था जन्म, ठीक है। 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म मृत्यु याद रखिएगा। अब बिरसा मुंडा के मतलब कहाँ से थे, ये आपका रांची से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, आइए देखते हैं। बोलता है कि यूरोप में हुआ प्रसिद्ध
क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? देखिए यही क्वेश्चन आपको कल सेट नंबर 6 में अगर हम बता दें तो सेट नंबर 6 में भी हम यही क्वेश्चन को डील किए थे और अच्छा से बोले भी थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और पूछा भी आप लोग से, ठीक है। रेंज में बताए थे, वहाँ पे आपका 1853 दिया हुआ था कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1853 वहाँ सिर्फ दिया हुआ था। आपको ये भी बोले थे कि 1853 में जो था, ठीक है, कहीं कहीं 54 दे देगा और कहीं कहीं रेंज में देगा, तो यहाँ देखिए आपको रेंज में दे दिया है। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1853 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये भी फैक्ट है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब ये युद्ध कहाँ हुआ था, तो काला सागर के आसपास में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्रीमिया का युद्ध कहाँ हुआ था, तो काला सागर के आसपास में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को चलते हैं, क्या है, आइए। रक्त और लोह की नीति किस यूरोपीय नेता का था, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में पूछा हुआ है। कौन बोल एक स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर आप जिस बुक से पढ़ा रहे हैं इससे क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखिए कौन क्वेश्चन पूछे या क्या पूछे, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग का काम भैया सेट मारना ना, सेट मारेंगे उसके तब ना जानेंगे कि हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किताब से बाहर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिरसा मुंडा वाला भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये सब क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, ये सब पूछता ही है, ठीक है। चलिए, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिस्मार्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्न में से रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है, तो रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा आपको, जार अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। 91 में क्या है, देखिए कहा जा रहा है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के, ठीक है, मिलर हाई स्कूल के छात्र थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र कौन था, ठीक है। तो देवी पद चौधरी, ये जो थे पटना के मिलर हाई स्कूल से संबंधित है। अब बाकी ये सब भी थे कहीं ना कहीं से स्कूल से ही थे, ठीक है, संबंधित थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलते हैं, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि राजा पूर्णमल बिहार के किस रियासत के एक प्रमुख शासक थे, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, गिद्धौर के प्रमुख शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं। 93 में क्या है, कहा जा रहा है कि बेदरा का युद्ध 1559 में किसके किसके बीच हुआ था, मतलब किन किन के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध, ठीक है। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंग्रेज एवं डच के बीच में हुआ था। याद रखिए बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, तो 1759 में अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल पुलिस गोली से कहाँ शहीद हो गया था, मतलब श्याम बिहारी लाल जो थे पुलिस के गोली से कहाँ शहीद हो गए थे, ठीक है। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको गया में, ठीक है। श्याम बिहारी लाल जो थे पुलिस के गोली से कहाँ शहीद हो गया था, तो ये गया में शहीद हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहता है। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इतना लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करते चलिएगा। चलिए दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लाला हरदयाल द्वारा गद्दार पार्टी का गठन कब और कहाँ किया गया था। यही क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में टीआरई 2 में पूछा हुआ, जाके देखिए, देखते तो है नहीं आप लोग, कुछ खाली चिल्लाते हैं। लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया था, ये भी पूछा हुआ आपका टीआरई 2 में। कब हो जाएगा, तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, ठीक है। और किसने किया था, लाला हरदयाल थे आपका, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को ने किए थे। चलिए दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्या बोलता है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सही है। अब कौन सा कथन जो है तथ्य सही है, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में, इनका जन्म जो था 1772 में हुगली जिला के राधानगर में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु जो था 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी हम भूल ही रहे थे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ याद नहीं तो ये पॉइंट आपको हमेशा पूछ लिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। यही पॉइंट आपको उठाकर पूछ दिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। 97 में क्या कहता है, देखिए
कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी जो थे किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। तो 1892 में ये ब्रिटिश संसद के लिए ये चुने गए थे। ठीक है, चलिए और एक, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था या कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर पूछ दे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये बहुत पॉइंट वाला बात है। गोपाल कृष्ण गोखले के, ये इसका आंसर 98 का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो एमजी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों फैक्ट आगे पीछे करके आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान दिया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 99 का। तो देखिए चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान दिया गया था, तो कहता था चार्टर एक्ट 1813 का कि भारत शिक्षा का प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान उपस्थित था। ठीक है, मतलब कि चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा से संबंधित अगर पॉइंट पूछे तो यही कहा गया था कि भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान उपस्थित था इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर की ओर चलते हैं। 100 में क्या है, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा क्षेत्र में सर्जेंट योजना किस वर्ष की थी, मतलब किस वर्ष आया था सर्जेंट योजना। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1944 में। ठीक है, 1944 में आपका सर्जेंट योजना आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। 101 में क्या है, आइए देखते हैं। देखिए ये फिर से यही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, आया ना, फिर से वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, बार बार आपको बताए थे। प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध, ये दोनों पूछता है। प्रथम और द्वितीय दोनों पूछता है, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, तो कब हुआ था, देखिए प्रथम पूछेगा तो 1839 से लेकर 1842 तक आपका प्रथम हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध पूछेगा तो 1839 से 1842 तक। ये किसके किसके बीच में, तो चीन और ब्रिटेन के बीच में। किसके बीच में, चीन और ब्रिटेन में प्रथम युद्ध हुआ था। अगर पूछ दे द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय अफीम युद्ध बोलेगा तो 1856 से लेकर 1860 तक। ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था, 1856 से लेकर 1860 तक आपका द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। चलिए तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, फिर आप कंफ्यूज में हो जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय पूछेगा तो ये आपका द्वितीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि विश्व इतिहास में म्यूनिख सम्मेलन कब का है, तो मतलब म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ था, तो 1938 में। याद रखिए विश्व इतिहास में, ठीक है, म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सही युग्म है। ठीक है, तो कौन सही युग्म है, तो देखिए डॉक्टर सन्यात सेन, ये चीन का राष्ट्रवादी नेता थे, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और देख लीजिए और क्या क्या है, तो इसमें आपका एक ये भी सही हो जाएगा, मुस्तफ़ा कमला पसाद टर्की का आधुनिक नेता थे। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। 114 में क्या कहता है कि वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 1922 में मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है, तो किस विषय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्वी एशिया राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 105 में क्या है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए कहा जा रहा थोड़ा सा ही मिटारा, मतलब कि अच्छा से फोटो नहीं आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 20वीं सदी में, देखिए यहाँ लिखा हुआ 20वीं सदी के पूर्वार्ध में निम्नलिखित में से किस अवधि में, ठीक है, विश्वव्यापी मंदी रहा था। तो मंदी कब रहा था, तो 1929 से लेकर 1933 के बीच में मंदी रहा था। और सबसे ज़्यादा इसका असर किस देश पे पड़ा था, तो अमेरिका पे पड़ा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। 106 में क्या है, आइए देखते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो आपको पता है जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी में कौन थे, तो हिटलर के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। 107 में क्या है, तो 1789 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। 1789 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। 107 का हो जाएगा आपका संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, कौन सा हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 के चलते हैं। कहता है कि ईस्ट टेस्ट जनरल
किस प्रकार की संस्था थी, ठीक है। तो किस प्रकार की संस्था थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो था ना, ये आपका जनरल प्रतिनिधियों की संस्था थी, ठीक है, जनरल प्रतिनिधियों की संस्था थी, यह नहीं दिया हुआ है आपका। चलिए, तो 108 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों में सही क्या है, तो सही आपको बताना है। तो चलिए सही देखते हैं। तो सही क्या है कि पादरी राज को कर देते थे, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बुर्जुआ वर्ग कर नहीं देते थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो सही है कि कर वसूलने का काम टैक्स पर फार्मर करते थे, ये बिल्कुल आपका सही है। 109 का हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। 110 में क्या है कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई, तो गुप्त संधियों की नीति जो थी किसने अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या शुरू करेंगे, भूगोल। अब हम लोग यहाँ से भूगोल को देखने वाले हैं। उससे पहले कि हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग थोड़ा वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, हम भूगोल शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, शेयर कर दिए आप लोग। आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो कौन है पहले देखिए। स्ट्राबोली आपका सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा, माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कौन नहीं है, तो विसुवियस जो है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कहा रहा है, तो आइए देखते हैं। देखिए 72 नंबर है, चीन के किस नदी को येलो रिवर भी कहते हैं, मतलब येलो नदी भी कहते हैं चीन के किस नदी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हांगो नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। बोलता है कि कौन झील रूस में है, तो रूस में कौन सा झील है, तो बैकाल झील कहाँ है, आप सबको जानते हैं, बैकाल झील जो है आपका रूस में है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए, कि बराक नदी का उद्गम निम्न में कहाँ है, तो बराक नदी का उद्गम जो है निम्न में कहाँ है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप लोग का कितना नंबर आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पूरा का पूरा 150 में बताइएगा, ये नहीं कि 40 और 80 नंबर में बताइएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। पूरा बताना है कि आपका नंबर स्कोर कितना आने वाला, ठीक है। आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं, ये अच्छा नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं, क्या है कि स्थानीय पवन मिस्ट्रियल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो क्या है सही तथ्य, देखो यूरोप के स्थानीय पवन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या है, तो ठंडी पवन है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो और क्या है, तो शुष्क पवन भी, ये भी आपका सही है। यानी मिस्ट्रियल पवन क्या है, ये मिस्ट्रियल जो पवन है ये आपका यूरोप के स्थानीय पवन है, इससे ठंडी पवन भी है, ये शुष्क पवन है। यानी कि हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 किस में, ऑप्शन नंबर आपका बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। क्या है, देखिए कहा जा रहा है निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है। देखिए अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है, यही पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें अवसादी चट्टान का उदाहरण कोई नहीं है, ठीक है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। गैब्रो जो है ये भी आपका अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब ये नीस जो बचा, नीस इस किस चट्टान को उदाहरण है, तो याद रखिए रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण है। तो ग्रेनाइट अवसादी चट्टान पूछा है, तो अवसादी चट्टान तो कोई है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 के चलते हैं। 77 क्या है, देखिए कह रहा है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो याद रखिए ये जो है आपका इटली में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन उपग्रह विश्वतीय ग्रह है, ठीक है। कौन सा उपग्रह जो है वो बृहस्पति के ग्रह है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो बृहस्पति के मतलब ग्रह है, तो ये हो जाएगा आपका 28 का उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ज्ञानीमीड भी आप सुनते हैं, उसी का है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए, सौरमंडल के किस ग्रह की परिक्रमा की सबसे अवधि जो है सबसे कम होती है। सौरमंडल कौन सा ग्रह है, तो आपको पता है बुध का परिक्रमण काल कितना होता है, 88 दिन का होता है, सबसे कम आपका इसी का होता है। ये सूर्य के बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। ये 88 दिन में अपने एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या कह रहा है, आइए, कि निम्न में से कौन पुस्तक स्टीफन हॉकिंग की है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक है, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 80 का हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर जो है दक्षिण अफ्रीका महादेश का एक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है, आइए, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए कि उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। चलिए देखते हैं। बोलता है कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यह पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका आपका कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है ये पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपका सही है। उत्तरी अमेरिका जो है आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में, तो ये आपको पश्चिम की ओर दिखेगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, यह तीनों महासागर से घिरा हुआ है, तो ये भी आपका सही है। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो तीनों महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को चलते हैं। बोलता है बेरिंग जल संधि जो है जल डमरू मध्य, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंध रखता है बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन, तो याद रखिए, देखिए बेरिंग जल संधि का संबंध जो है ये अलास्का एवं रूस से भी है, ये भी आपका सही है, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच में है, तो ये भी सही है। तो इस अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्यों चलते हैं। 84 में क्या है, आइए 84 में निम्न में सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सुमिलित नहीं है। आइए देखिए रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, ये बिल्कुल आपका सही है, ये तो सुमिलित है भैया, ठीक है। अच्छा और कौन नहीं सुमिलित है, तो देखिए एक मिनट, हाँ अप्लेशियन पर्वत यूरोप में है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए तो देखिए यहाँ पे बोल रहा कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सुमिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो रॉकी पर्वत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, ये तो आपका सही दिया हुआ है। अल्पेशियन पर्वत यहाँ यूरोप बोल रहा है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और डेकन्सबर्ग आपका पर्वत ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बात आता है कि अल्पेशियन पर्वत कहाँ है, तो ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। याद रखिए ये भी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। अल्पेशियन पर्वत कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका में है। और ड्रेक्सनबर्ग पर्वत जो है ये कहाँ है, ये आपका अफ्रीका में है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। यही है, तो कौन सुमिलित नहीं है पूछा है, यानी कि डी और बी और सी सुमिलित नहीं है, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और सुमिलित में कौन है अभी फिलहाल के लिए, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, ये आपका सही है। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 85 में क्या है, आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, चलिए देखिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में 4 महादेशों की सही क्रम वाले विकल्प को चयन करना है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, देखिए तो सबसे पहले हो जाएगा आपका एशिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन हो जाएगा, तो अफ्रीका हो जाएगा, फिर आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। बोलता है यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है, यूराल पर्वत जो है एशिया के किस ओर है, तो यूराल पर्वत एशिया के उत्तरी पश्चिम की ओर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को चलते हैं। 87 में क्या है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका का महादेश में निम्न में से किस देश से गुजरती है, ठीक है। तो किस देश से गुजरती है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका विषुवत रेखा इक्वाडोर से भी गुजरती है, कोलंबिया से भी गुजरती है और ब्राज़ील से भी गुजरती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 87 का डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 में क्या कहता है, तो देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सीमा ईरान से नहीं मिलती है, तो किसकी सीमा ईरान से नहीं मिलती है, उज्बेकिस्तान की सीमा ईरान से नहीं मिलती है, ठीक है। 88 का ए हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एटलस पर्वत किस महादेश में है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका में हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए कि कौन गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, तो गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी में कौन कौन आता है, तो एक यमुना आ जाएगा आपका, अब एक सोन नदी भी आ जाएगा। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्या कहता है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है, तो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है, तो दामोदर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 में क्या कहता है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो कितने राज्यों से लगती है, तो मात्र एक राज्य से लगती है, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है, तो कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर जलधारा है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ब्राज़ील जलधारा बिल्कुल सही है, फॉकलैंड जलधारा ये भी आपका सही है, और बेंगुला जलधारा ये भी आपका सही है, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा तीनों का तीनों है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम क्या कर सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, आम्र वर्षा किस राज्य की संबंधित वर्षा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आम्र वर्षा जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्या बोलता है कि सेवराय की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। 95 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 96 में क्या है, आइए
96 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 का आता है, ठीक है, उत्कल तट निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो उत्कल तट निम्न से किस राज्य में संबंधित है, तो उड़ीसा में आपका संबंधित है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 97 कहता है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत गर्मी है, बीच बीच में मतलब थोड़ा प्यास लग जाता है, ठीक है। आइए तो हम लोग कहाँ थे, 97 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कहता है कि कौन सी नदी, ठीक है, अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। तो अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धौली गंगा, ये आपका अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है। नंदाकिनी गंगा, ये भी आपके बाईं ओर से मिलती है। और पिंडार, ये भी आपको बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। 97 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 क्या कहता है, तो देखिए कह रहा है कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पर्वत की सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका अरावली का हो जाएगा। ये सबको पता है अरावली पर्वत कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 99 में क्या है, आइए 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कोलकाता, ठीक है। कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहता है कि मलांड क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ का क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101 में क्या है, देखिए हथौड़ी का पठार कहाँ है, ठीक है। हथौड़ी पठार कहाँ है, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 102 में क्या है, आइए भारत में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। ये आपका ज्योग्राफी का 10th क्लास का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का यहाँ से उठाया गया है। क्या कहता है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है, ठीक है। तो देखिए ये आपका दामोदर घाटी से भी है, सोन घाटी से भी है, महानदी घाटी है और गोदावरी घाटी, यानी कि सभी जगह से। तो इसको हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 के चलते हैं। 103 में क्या है, आइए 103 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो 103 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका चांदी के लिए भी जाना जाता है और सीसा के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। यानी 103 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्या है कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप षड्यंत्र किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असम में है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 105 में क्या है, तो बागमती अधवारा भारत बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था, ठीक है। तो किस वर्ष विकसित किया गया था, तो 105 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2016 में विकसित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए इसका आंसर तो बता दिए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका असम में। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिय बल यानी कि NDRF, ठीक है, के लिए स्थायी कैंप कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया, तो बिहटा में, बिहार पटना के बिहटा में किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। 107 में क्या है, आइए, ठीक है। चलिए 107 नंबर है कि कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता था, ठीक है, तथा मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात नदी है, तो यह गंगा में कहाँ पर मिलती है, ठीक है, ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कटिहार के कुर्सेला के निकट मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, तो 108 में बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन है, आइए देखते हैं। तो गंडक नदी घाटी परियोजना ये भी आपका हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना ये भी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना ये भी हो जाएगा, यानी कि 108 नंबर क्वेश्चन इसका 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्या कहता है, देखिए वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोमीटर किसने विकसित किया था, ठीक है। तो इसका 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, GMB डोबसन ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 क्यों चलते हैं। 110 में क्या कहता है, देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो ये बिल्कुल सही है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि सबका सब सही है। तो सुमिलित कौन नहीं है,
तो बस तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसका राइट मारिएगा आप, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर ऐसा लगे कि सबका सब सही है, ठीक है, तो मारना क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अभी ज्योग्राफी ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं राज्य व्यवस्था में, ठीक है। चलिए, तो वैसे स्टूडेंट जो जिनका ख़त्म हो चुका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिनका 9th-10th में हो, कम्बिनेशन अगर बनता हो तो आप अब देख लीजिए आपका कितना नंबर आया है हिस्ट्री में और कितना नंबर आया ज्योग्राफी में। अब हम इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स करवाने वाले हैं, और इसके बाद आपका हिंदी और उधर का मैथ और लैंग्वेज पेपर जो भी है उधर का ख़त्म करेंगे, और 40 नंबर कॉमन पेपर है उसको ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा देर आप रेस्ट कर लीजिए, पानी उनी पी लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है। हम तो नहीं रुकेंगे, बट जिनका पेपर हो चुका है कंप्लीट हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ, पूरा नंबर जरूर स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। हम सारा का कमेंट पढ़ते हैं और सबका जवाब देते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है पीडीएफ पढ़ने में, पीडीएफ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मैसेज कीजिएगा कि सर हम टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़े, प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा, सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर कीजिएगा। चलिए, देखिए पढ़ाते समय हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास छोटा सा मोबाइल है, हमारे पास कोई बड़ा सा एलसीडी टीवी नहीं लगा हुआ है कि एक तरफ, या लैपटॉप नहीं है कि हम एक तरफ आपका कमेंट पढ़ें, एक तरफ आपको पढ़ाएं और एक तरफ सारा चीज़ देखें कि कौन कौन जुड़े हुए हैं। हमारे पास इतना सुविधा नहीं है, ठीक है। हमारे पास बस एक छोटा सा मोबाइल है, आप ही लोग के जैसे जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं उस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे पास इतना सुविधा नहीं है कि एक तरफ कमेंट पढ़ें कि कौन क्या मैसेज कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। क्या है, देखिए पहला प्रश्न है आपका 111 नंबर, ठीक है। देखिए कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नेल्सन मंडेला का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्या है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य को पहचान करना है। चलिए देखते हैं क्या है सही तथ्य। तो कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। आगे क्या है, तो कहते हैं इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान राजनेता, नहीं बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक है, ये बिल्कुल सही है, ये 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्या है, तो ऑन क्राइमस एंड पनिशमेंट्स पुस्तक निम्न से किसकी है, तो ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, सेसरे बेकरिया का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 मतलब 114 में क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि शासन में शक्तियों के पृथकीकरण, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, क्या मारते हैं, मोंटेस्क्यू, ठीक है। अगर हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, अगर पूछता है कि शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मोंटेस्क्यू ने, ठीक है। शासन में शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतक मोंटेस्क्यू ने किस देश के थे, देखिए यहाँ लिखा भी है मोंटेस्क्यू किस देश के रहने वाले थे, तो याद रखिए ये फ्रांस का रहने वाले थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 में क्या बोलता है कि आसियान के संस्थापक देश निम्न में से कौन थे, ठीक है। तो कौन कौन थे देखते हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, तो बिल्कुल सही है। मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये भी आपका सही है। ये भी थे फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तो ये भी थे। यानी कि उपयुक्त में से इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, 116 नंबर क्वेश्चन है, आइए, विश्व की साझी संपदा में रूप में निम्न में से किसे माना जाता है, ठीक है। तो 116 का क्या हो जाएगा, देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। विश्व की साझी संपदा के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है, तो ये आपका अंटार्कटिका को भी माना जाता है, समुद्री सतह को भी माना जाता है, बाहरी अंतरिक्ष को भी माना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ, भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होता है, तो 30 अक्टूबर 1945 को शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था, ये हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 में क्या कहता है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो 119 का हो जाएगा डच एवं फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 में क्या कहता है कि श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है, ठीक है। तो कितनी आबादी है, तो ये लगभग 5 हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया था,
तो नेपाल में पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 का, ये हो जाएगा आपका 2008 में किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर तो हो गया 2008 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या कहता है, देखिए कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्षेत्र का नाम क्या था, तो रायबरेली। ठीक है, रायबरेली से उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपका रायबरेली नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123 क्या कहता है कि एस के धर को अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जून 1948 में। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 124 में क्या है, आइए 124 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा भोपाल रियासत पे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, भोपाल रियासत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 को चलते हैं, कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था। तो कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था, तो 4 सदस्यों का प्रावधान उसमें किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 176 क्यों चलते हैं। 176 में क्या है, आइए 176 में निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा अधिनियम था, तो ये हो जाएगा आपका 1909 का अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन हम सेट लेकर आ रहे हैं। आज हो गया 7, कल हो जाएगा 8 सेट। ठीक है, आप लोग के कहने पर ही प्रत्येक दिन सेट आ रहा है। ठीक, चलिए तो 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 127 का क्या हो जाएगा, आइए कहता है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्या कहता है कि भारत संविधान में निम्न में से कौन विषय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया है। ठीक है, तो कौन सा विषय रखा गया, तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 129 नंबर क्या कहता है, आइए कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेदों की उपस्थिति संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो कौन सा भाग में है, तो भाग 15 में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्यों चलते हैं। 130 में क्या है, आइए 130 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। ठीक है, तो कौन सा अनुसूची में है, तो 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 131 को चलते हैं। 131 में क्या है, आइए 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में क्या है, आइए संसद विधि द्वारा संघ के राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 को चलते हैं। 133 में क्या है, आइए द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्किस। ठीक है, पुस्तक किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका जेम्स प्रथम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्या है, आइए कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। 135 में क्या है, देखिए 135 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम, तो याद रखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 को चलते हैं। 136 क्या पूछता है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियां से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन सा सिद्धांत मान्य है, ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक।
चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 138 में क्या है, आइए। निम्नांकित में कौन वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो 138 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों का रक्षार्थ हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 139 में क्या है, देखिए 139 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंबेडकर का दर्शन का सर्वाधिक, ठीक है, महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 140 में क्या है, कहा जा रहा है कि किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो जॉन लॉक को माना जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि रॉल्स की न्याय की अवधारणा निम्न में से किस श्रेणी की है? ठीक है, तो कौन सी श्रेणी की है? ये हो जाएगा उदारवादी श्रेणी। ठीक है, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को निम्न में से किस रूप में देखता है? कल्याणकारी सिद्धांत को राज्य को निम्न में से किस रूप में देखता है? तो मध्यम रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 में कहता है संप्रभुता राज्य की पूर्णता यह किसने कहा? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा तो जिन बोंदा। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति प्रधान के चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो 359 का अनुच्छेद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं। 146 में क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, उत्तरदायी है। ठीक है, होती है, तो किस में होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विधायिका के प्रति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को चलते हैं। 147 में क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। 148 बोलता है कि राज्य संघ का संघ है। ठीक है, राज्य जो है संघों का संघ है, वो कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्त का समर्थन करती है? ठीक है, तो कौन करता है? 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुलवाद। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 में क्या है, बोलता है कि कानूनी समानता का अर्थ है। तो कानूनी समानता का क्या अर्थ होता है? तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 150। क्या है, कहता है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? ठीक है, तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को खत्म कर चुके हैं। अब बचा हम लोग का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जिनका इकोनॉमिक्स है वो अपना देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। चलिए, तो आइए, क्या है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए, कहा जा रहा है कि विदेश व्यापार नीति, ठीक है, के अनुसार 2023 के अनुसार, ठीक है, देश का कुल कितना निर्यात वर्ष 2030 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार देश का कुल कितना का निर्यात करें कि वर्ष 2023 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो देखिए ये लक्ष्य जो है आपका 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 के चलते हैं। 112 कहता है कि 7 निश्चय विकास कार्यक्रम योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, तो कौन सा भारतीय राज्य से? तो ये हो जाएगा आपका बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से बिहार का जिलों को सही मतलब कि आरोही क्रम में चुनना है मधुमक्खी पालन में। सबसे पहले बेगूसराय, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 के चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है कि मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मखाना वाला दरभंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौधा सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से
किस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो कौन सा कार्यक्रम की घोषणा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 की ओर चलते हैं। आइए 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए, कहता है कि बिहार में वित्त वर्ष 24-25 के लिए, ठीक है, पेश किए गए बजट में सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपबंधित राशि कितनी है। तो राशि कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14,000 मतलब करोड़ में 14,000 करोड़ 596, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की ओर चलते हैं कि बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बाल विकास। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिष्टी योजना का संबंध है। तो मिष्टी योजना का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मैग्रो पौधारोपण से है, ठीक है, पौधारोपण से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, नहीं आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नरसिम्हन समिति का जो है आपका उर्वरक कंपनियों का विनिवेश, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। 120 में क्या है, आइए 120 में है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 120 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 MMT, ठीक है, कितना किया गया है, तो 5 MMT किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 121 में क्या है कि मोटे अनाज से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो मोटे अनाज से संबंधित असत्य कथन का चयन कैसे होगा, तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत में मिलेट्स मुख्यतः रबी फसल है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 122 में क्या है कि लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 करोड़ रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 क्यों चलते हैं। 123 में क्या है कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्ष में कितनी राशि खर्च की जाएगी, ठीक है। तो कितनी राशि खर्च की जाएगी, 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,000 करोड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से कम है। तो किस जिला में है, तो मधुबनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 क्यों चलते हैं। 125 में क्या है, आइए 125 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने 23-24 के कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो कौन सा कॉलेज में किया है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यों ने। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वर्णित राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जा रही है। तो किस वर्ग के लिए की जा रही है, तो बच्चों एवं किशोरों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए कहता है कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, ठीक है, एक मिनट, चलिए वित्त वर्ष 22-23 के दौरान केंद्र सरकार का वित्तीय प्रदर्शन लचीला बना रहा है, उसके कारण हैं। तो उसके क्या कारण है, ठीक है। तो उसके कारण पहला हो जाएगा आपका GST से राजस्व में वृद्धि हुआ था, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका बजट, ठीक है, बजट में प्रत्यक्ष कर और GST में वृद्धि हुआ था, यानी कि बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 क्यों चलते हैं, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सिर्फ एक ही कथन सत्य है कि इस बार पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका थीम था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को चलते हैं। 129 क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में संयुक्त राज्य फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने कृषि पर, ठीक है, कोरोनिविया संयुक्त कार्य पर निर्णय लिया जो संबंधित है। तो जो किससे संबंधित है, ये आपको हो जाएगा ग्रीन हाउस से संबंधित है, ठीक है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है यार इकोनॉमिक्स में, पढ़ते पढ़ते मन मतलब थक जाते हैं। आइए क्या है 130 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें हो जाएगा तो कि कहता है कि भारत दुनिया में बाजारे का सबसे बड़ा मतलब बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक है बाजरे का, ठीक है। बाजरे जो होता है भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान आता है, याद रखिएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी केवल सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो कब तक, तो 2023 तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में क्या कहता है, देखिए 132 है फिलिप्स वर्क क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या कर दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध। ठीक है, 133 नंबर क्या बोलता है, तो 133 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 में शामिल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से होता है, तो ये हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र से। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ठीक है, तो किसकी है, तो ये हो जाएगा आपका वाणिज्य बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 135 नंबर देखते हैं। 135 क्या कहता है, अल्पाधिकार, ठीक है, से क्या समझते हैं, तो अल्पाधिकार से क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 136 नंबर देखते हैं। 136 नंबर कहता है कि केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया आपका कृषि वर्धक निधि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सही अवसंरचना विकास निधि की स्थापना किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय अवकाश बैंक के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 138 में क्या है, देखिए कह रहा है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जीएसडीपी, ठीक है, में जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 19.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन के चलते। 139 क्या कहता है कि हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार, ठीक है, राज्य में ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत वित्तीय वर्ष 21-22 में कितना रहा है। ठीक है, तो 139 का हो जाएगा 329 किलोवाट आवर। ठीक है, ये रहा है आपका। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में, ठीक है, इतना करोड़ के राजस्व बजट रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, ये आपका 0.52% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। खाली देखिए इकोनॉमिक्स में खाली डाटा याद करना पड़ता है, बहुत टफ होता है ये इकोनॉमिक्स याद करना। कचरा प्रबंधन, अच्छा, कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया था। ठीक है, तो 141 का क्या हो जाएगा, तो 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 में क्या है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, ठीक है, नीति 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें 5000 का तक प्रति माह के प्रति कर्मचारी अनुदान है, बिल्कुल सत्य है। 2 प्रति यूनिट बिजली अनुदान है, ये भी सही है। प्लांट में एवं मशीनरी में लागत 15% का योगदान है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल की नई नस्ल, ठीक है, सबोर कुंवर की खोज की गई थी। ठीक है, तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वो जो फसल था वो था धान आपका। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन के चलते। 144 में क्या है, राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक सिंचाई योजना के तहत सामूहिक नलकूप लगाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 144 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80%। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य में पहाड़ों पर आग से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा दस्ता को तैनात किया जाता है। ठीक है, तो 145 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अग्नि निगरानी दस्ता। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या तो क्या होती है, तो 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है,
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बाजार क्षेत्र के अनुसार है, तो बाजार क्षेत्र के अनुसार कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 149 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था 149 का, तो ये याद रखिएगा, इसमें आपको नहीं दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो गया था आपका फरवरी, ठीक है, याद रखिएगा फरवरी 2006 में। चलिए तो 150 क्यों चलते हैं। 150 का क्या है कि काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी, ठीक है, तो नवंबर 2004 में। कब हुई थी, नवंबर 2004 में हुआ था, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन हम आपको इसी प्रकार से सेट लेकर आते हैं, ठीक है। आज हो गया आपका सेट नंबर 7, आप देख सकते हैं आज है आपका सेट नंबर 7 हो गया। कल हम लोग सेट नंबर 8 करेंगे, ठीक है। और सेट नंबर 8 का अगर PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग हिंदी की ओर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की ओर चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग हिंदी की ओर चलेंगे, फिर 40 नंबर आपका जो बच्चा हुआ है उधर उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, एक का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम पहले आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं, ठीक है। 2 का आंसर 3 हो जाएगा। आइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का भी आपका ए हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आप देख सकते हैं, इसका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के हो गया, 8 की ओर चलते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, आइए 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 की ओर चलते हैं, यहाँ से आपका हिंदी शुरू हो जाता है। चलिए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 10 का आंसर मिलाते चलिए, इस सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये तो पास मार्किंग है ना, सब कुछ पास हो जाएगा। टाइम आपका क्यों बर्बाद करें हम, जितना जल्दी हो सके सेट को ख़त्म करना है, ठीक है। 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए 12 का 2, 13 का 1, ठीक है। 14 का देख लेते हैं, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का देख लेते हैं, चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का देख लेते हैं, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 21 का अगर हम बात करें तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 में क्या है, तो 24 में देख सकते हैं 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 25 का देख सकते हैं, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 में क्या है, देखिए 27 में क्या है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और 30 जो लास्ट क्वेश्चन बचा हिंदी का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज को खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ से जनरल साइंस को चलते हैं। तो जनरल साइंस में मैथ का भी हम आपको आंसर बता के निकल जाते हैं, ठीक है। आइए मैथ का आंसर मिला लीजिएगा, अगर आप बनाए तो इसका आपका 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। 32 का देख लेते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का भी सी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36 का क्या हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
आइए 38 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 38 का राइट आंसर क्या आ जाए, तो ये आपका -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। क्या है कि मार्च 2024 में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव महोत्सव 2023 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था, ठीक है। तो किस भारतीय शहर में किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला राज्य कौन बना था, 41 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो कौन सा था, तो ये किस राज्य में, तो हो जाएगा राजस्थान। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बना। तो भारत का पहला शहर कौन बना, तो भोपाल बना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन रखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, कच्चा तीवू द्वीप कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि भारत रत्न 2024 से सम्मिलित किस व्यक्ति के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया हुआ, ओहो, यहाँ पे आपका आंसर नहीं है। किसके जन्म दिवस पे मनाया था उनका आंसर नहीं है। तो किसके जन्म दिवस पे मनाया था, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, जो 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के मतलब जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर ले भारत रत्न 2024 को, तो इस बार 2024 में भारत रत्न 5 व्यक्ति को मिला है, ठीक है। 5 व्यक्ति में से कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। दूसरा पे आपका ये दिया हुआ है MS स्वामीनाथन। तीसरा पे PV नरसिम्हा राव। चौथा पे हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी को भी मिला है, ठीक है। और पांचवा पे जो आपका नहीं दिया हुआ चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए आइए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया, ठीक है, संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है कि मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी, ठीक है, कहाँ, तो सियोल में। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल, वहाँ पे आयोजित किया गया था। हम लिख देते हैं, ठीक है, वहीं पे आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सियोल आपका नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सरीमुतुल्लाह ने किया था, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 क्या कहता है कि 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अकाल की छाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन रखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 51 में क्या है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी। तो किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपको मैनचेस्टर कॉटन और सप्लाई एसोसिएशन ने। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, ठीक है। तो कौन था, तो ये हो जाएगा विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ठीक है। तो याद रखिए भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि 30, 31, 32 तीनों में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जस्ट आज ही का स्टेट में आपको हम चित्तरंजन दास बताए हैं। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, ठीक है, बांकीपुर पटना में, गया में और रामगढ़ में। चलिए 155 नंबर, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 56 नंबर क्या है कि पूर्व
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो क्या हो जाएगा? मध्य गंगा मैदान में। ठीक है, चलिए 57 नंबर है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। 58 नंबर क्वेश्चन रख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित सागरों में से किस में, ठीक है, किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? 58 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ईरान। 60 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये वैगनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में क्या है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारगेसो सागर एक हिस्सा है, तो सारगेसो सागर किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 में क्या कहता है? देखिए, किस कार्य के लिए प्रतिवर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 में क्या है? आवर्त सारणी के समूह 1 और 7 के दोनों परमाणु संख्या में बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? तो क्या बढ़ती है? तो परमाणिक त्रिज्या बढ़ती है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दूसरे के समांतर आसानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या दिखता है? तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसमानी रंग की किरणें अधिक झुकेगी। 67 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। कौन सा सूत्र असंतुलित कार्बन यौगिक से संबंधित है? तो इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H4। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 68 में क्या है? आइए कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विघटन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ठीक है, तो कहाँ पर होती है ये पूछा जा रहा है। तो ये जगह कोशिका द्रव में होती है। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 69 में क्या कहता है कि उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैविक आवर्धन कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 70 में क्या है? देखिए, हमारे प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा विधि? तो आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का प्रयोग ना करते हुए, ठीक है, चलकर जाना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हम लोग सेट नंबर 7 को भी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आप बताइए, आप हमको लास्ट में मिला के आंसर अच्छा से कि आपका स्कोर कितना रहा। क्या 20 या 25 प्लस है कि नहीं? अगर इसके बीच में मतलब आपका स्कोर जाता है, 20 प्लस भी जाए तो भी बेटर है। ठीक है, या 75 प्लस भी जाए ये भी अच्छा है। सबसे अच्छा है 75 प्लस होना। ठीक है, अगर 20 प्लस भी लाते हैं तो आप समझिए कि मतलब सेफ जोन में है, लेकिन उतना नहीं है क्योंकि आप कट ऑफ हर बार देख रहे हैं, लेकिन इस बार कट ऑफ कुछ ऊंच नीच हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि 25 प्लस जरूर स्कोर लेके चले। ठीक है, 25 प्लस ये आपका बेस्ट स्कोर होने वाला है, क्योंकि इस पर सेटिंग वोटिंग नहीं होगा तो कट ऑफ ऑलरेडी कम जाएगा। ठीक है, बकाने की जरूरत नहीं है, और अभी से कट ऑफ के ऊपर तो बातें मत कीजिए, अभी सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।